India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निगरानी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने किए बदलाव। अध्यक्ष की जिम्मेदारी केंद्रीय वन महानिदेशक को बनाया, शामिल किए अतिरिक्त सदस्य। गैंगस्टर अबू सलेम की उम्र कैद सजा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, देश की अदालतें ऐसे आश्वासन से बाध्य नहीं। पुर्तगाल को आश्वासन देने का सवाल 2030 में देखा जाएगा। हत्या की साजिश के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली अभिनेता दिलीप की याचिका केरल हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा, संदेह का लाभ जांच अधिकारियों को मिले, न कि आरोपी को। फरार धर्मगुरु वीरेंद्र देव दीक्षित पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हम स्तब्ध है। स्वास्थ्य विभाग आश्रम को कब्जे मिले। दीक्षित पर आश्रम में महिलाओं को बंधक बनाने और शोषण करने का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे विस्तार योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए एनजीटी की बनाई गई सीपी गोयल कमेटी के अध्यक्ष को बदला है। साथ में कुछ सदस्यों को भी शामिल किया है। समिति के हेड अब उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव नहीं होंगे। आपको बता दें कि सीपी गोयल कमेटी की अध्यक्षता वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार जोशी और विजय धस्माना कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मामला वन भूमि के उपयोग, चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण और पर्यावरण क्षति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए गठित कमेटी में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके क्षतिपूरक वनरोपण की निगरानी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष को बदलकर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सीपी गोयल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 अन्य सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया है। एनजीटी के आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के परिस्थापन को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पर विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वो समिति को ये सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित कर रहा है ताकि कार्यान्वयन के कार्य को करने में एक व्यापक समझ की सुविधा हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के विस्तार को चुनौती देने वाली सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून की याचिका दायर की गई थी। अब एनजीटी द्वारा गठित 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से नामों पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण गठन यानी कि HESCO के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद विजय धस्माना को भी निगरानी समिति में अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ऋत्विक दत्त ने कुछ नामों को सुझाया, जिनमें विभाष पांडव जो भारतीय वन्य जीव संस्थान के फैकल्टी में हैं, रिटायर्ड जनरल MK सिंह, साइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई में एक्सपर्ट विजय धस्माना, वनस्पतियों और लुप्त जीवों के विशेषज्ञ का नाम सुझाया गया था।
दरअसल एनजीओ ने दिल्ली से देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के सुधार और विस्तार के लिए राजमार्ग के एक हिस्से के लिए गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग, चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए वन मंजूरी और वन्य जीव मंजूरी को चुनौती देते हुए पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। एनजीओ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए दी गई वन मंजूरी की वैधता को बरकरार रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। वहीं गैंगस्टर अबू सलेम के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और प्रदीप जैन से जबरन वसूली के मामले में दी गई सजा को चुनौती देने का मामले में अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अदालत कानून के मुताबिक मामलों पर अपना फैसला देती है। वे कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी आश्वासन या फैसले के लिए बाध्य नहीं है। अबू सलेम की रिहाई का विचार करने का समय 2030 में आएगा। उस वक्त ही सरकार फैसला करेगी कि क्या करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की उम्र कैद सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। ये हलफनामा केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि अबू सलेम की सजा पर पुर्तगाल को आश्वासन देने का सवाल साल 2030 में ही उठेगा, क्योंकि देश की अदालतें ऐसे आश्वासन से बाध्य नहीं हैं। अबू सलेम की रिहाई का विचार करने का समय 2030 में आएगा। उस वक्त ही सरकार फैसला करेगी कि क्या करना है। सलेम की रिहाई की मांग पर केंद्रीय गृह सचिव ने साफ कर दिया कि ये बात समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है। दरअसल साल 2002 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने सलेम के प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे ना तो फांसी दी जाएगी और ना ही किसी मामले में 25 साल से ज्यादा की जेल की सजा होगी। इसी मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 18 अप्रैल तक का आखिरी मौका दिया था। दरअसल न्यायालय ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामे दाखिल न करने पर अपनी नाराजगी जताई थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी अबू सलेम की 25 साल की जेल की सजा 10 नवंबर 2030 को पूरी होगी। वहीं अबू सलेम मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा पर सवाल उठाते हुए रिहाई की मांग की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ही उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। इस हिसाब से 25 साल की अवधि साल 2027 में पूरी होती है। अजय भल्ला ने हलफनामा में कहा कि सलेम की मांग गलत है। गौरतलब हो कि इस मामले में सीबीआई ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लागू नहीं होता। वक्त आने पर सलेम की रिहाई को लेकर फैसला किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इस जवाब को असंतोषजनक बताया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दूसरे देशों के साथ सरकार द्वारा किए गए वादे की एक अहमियत होती है। अगर सरकार का ये रवैया रहेगा तो भविष्य में दूसरे मामलों में आरोपियों के प्रत्यर्पण में देश को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव से सरकार का रुख जानने के लिए जवाब देने को कहा था। अब इस मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केरल हाईकोर्ट ने 2017 में एक अभिनेत्री के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साजिश रचने के मामले में अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस जियाद रहमान एए ने दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभिनेता ने आरोप लगाया था कि व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनके खिलाफ हत्या की साजिश से जुड़ी एफआईआर दर्ज की गई और उनके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को इसमें फंसाया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने एक्टर दिलीप की याचिका रद्द कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे हत्या की साजिश के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने
दिलीप और 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों को केवल दुर्लभतम में ही लागू किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि भले ही आरोपों से जांच के इस प्रारंभिक चरण में कथित अपराधों का खुलासा न हो, संदेह का लाभ जांच अधिकारियों को जाना चाहिए, न कि आरोपी को। दिलीप और उसके सहयोगियों पर पहले से ही एर्नाकुलम में अतिरिक्त सत्र सीबीआई विशेष संख्या 3 की अदालत द्वारा एक प्रमुख अभिनेत्री का अपहरण, यौन उत्पीड़न और चलती गाड़ी में फोटो खिंचवाने के लिए कथित रूप से योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 2017 के मामले में जांच कर रहे अधिकारियों के खिलाफ साजिश का आरोप भी एक्टर दिलीप पर है। एक टीवी चैनल ने उनकी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर दी थी, जिसमें वो एक अधिकारी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह क्राइम ब्रांच ने 2017 वाले केस के मामले में दिलीप की जमानत रद्द करने की भी मांग की थी। पुलिस का कहना था कि दिलीप जमानत पर बाहर होने की वजह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। 2017 के असॉल्ट केस में दिलीप 8वें आरोपी हैं। इसमें जांच आगे तब बढ़ाई गई थी जबकि दिलीप के पूर्व साथी बालाचंद्र ने दावा किया था कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जो इस केस से जुड़ी है। इस ऑडियो क्लिप में एक्टर दिलीप कह रहे थे कि वो जांच करने वाले अधिकारी पर हमला करवाएंगे। एक्टर दिलीप ने अधिवक्ता फिलिप टी वर्गीस के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि हत्या की साजिश का आरोप लगाने वाली एफआईआर में ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिससे किसी तरह के अपराध होने का संकेत मिलता हो। वहीं क्राइम ब्रांच की ओर से पेश हुए अभियोजन महानिदेशक टी.ए. शाजी और अतिरिक्त लोक अभियोजन पी. नारायणन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उनसे लगता है कि अपराध हुआ है, उसके लिए जांच शुरू करने की जरूरत है। अभिनेता और 5 अन्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 116, 118, 120 बी, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में 10 लोग आरोपी हैं, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलीप को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर मंगलवार को भगोड़े संत वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम पर आपको बता दें कि आश्रम के कामकाज पर हैरानी व्यक्त की गई है और बताया भी जा रहा है कि कथित तौर पर 160 से अधिक महिलाओं के अमानवीय और जानवरों जैसी परिस्थितियों में रहने का आरोप भी लगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की सुविधा के अस्तित्व को निराशाजनक करार दिया, ये कहते हुए कि वहां निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये विचार है कि आश्रम को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए। वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्मा कुमारी के अनुयायी थे और बताया भी जाता है कि जिन्होंने बाद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से अपना स्वयं का संगठन स्थापित किया। दीक्षित पर दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंदर अपने किले जैसे आश्रम में 100 से अधिक महिलाओं को बंधक बनाने और उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया। बाबा और उनका आश्रम दिसंबर 2018 में सुर्खियों में आया, जब दिल्ली पुलिस ने परिसर में 40 से अधिक महिलाओं को बचाया। तब से दीक्षित फरार चल रहा है। आपको बता दें कि मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। उच्च न्यायालय सुविधा में रहने वाले एक कैदी के माता पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया है कि माता पिता अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, जो गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित है, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि आश्रम दीक्षित के स्वामित्व में है और जिसके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है और उसके खिलाफ कम से कम 10 मामले लंबित है। जस्टिस साधना एस जाधव की अगुवाई वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की तीसरी बेंच ने मंगलवार को 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस जाधव मामले से हटने वाली तीसरी जज है और आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिस पीवी वराले और जस्टिस एस शिंदे भी मामले से अलग हो चुके थे। जब मंगलवार को सुनवाई के लिए याचिका को बुलाया गया
तो न्यायमूर्ति जाधव ने कहा कि ये मामला मेरे समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जाए। कई जजों के पास जाने के बाद मामला जस्टिस जाधव तक पहुंचा। 2020 से 21 तक न्यायमूर्ति शिंदे की अध्यक्षता वाली पीठ भीमा कोरेगांव घटना से संबंधित रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 2021 के अंत में रिट याचिकाओं का असाइनमेंट जस्टिस नितिन जामदार के नेतृत्व वाली एक अन्य बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद जस्टिस पीबी वराले थे। और बताया भी जाता है कि न्यायमूर्ति वराले हालांकि मामलों की सुनवाई से अलग हो गए, जिसके बाद मामलों को एक वैकल्पिक पीठ को भेज दिया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति शिंदे ने की थी। जिसके बाद शिंदे ने खुद को अलग कर लिया और बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले को एक पीठ को सौंपने के लिए प्रशासनिक पक्ष के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया। मुख्य न्यायाधीश ने उन मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.बी. शुक्रे की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपी। न्यायमूर्ति शुक्रे ने सह आरोपी वरवर राव द्वारा स्थायी जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं को सुना और खारिज कर दिया। हालांकि उनकी अस्थायी जमानत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस सप्ताह से न्यायमूर्ति शुक्रे का नागपुर खंडपीठ में तबादला कर दिया गया, इसीलिए मामले में अगली वैकल्पिक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जो न्यायमूर्ति जाधव की थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जाधव के भी मामले से अलग होने के साथ ही बचाव पक्ष के वकील एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करके मामलों को नई पीठ को सौंपेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने पक्षकारों से जवाब मांगा कि राज्यों में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित घोटाले की एक श्रृंखला में सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत चयन समिति मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के पूर्व सचिव डॉक्टर जी सेल्वराजन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें अदालत ने सेल्वराजन को अन्य लोगों के साथ प्रबंधन सीटों के लिए परामर्श कदाचार नहीं करने का दोषी पाया था। अदालत ने यह भी पाया कि सेल्वराजन और अन्य प्रतिवादी रिट याचिका में मेधावी छात्रों को बाहर करने के लिए गैर मेधावी छात्रों को सीट दे रहे हैं। इस प्रकार अदालत ने डॉक्टर सेल्वराजन और अन्य के खिलाफ जांच का आदेश और जांच के नतीजे के अधीन व्यक्तियों को देय पेंशन और अन्य लाभों को रोकने के निर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ के सामने जब ये मामला आया तो अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि एकल पीठ के आदेश के अनुसार क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने यह भी जवाब मांगा कि क्या एफआईआर दर्ज की गई है और क्या मुख्य सचिव ने अपीलकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई की है। अदालत ने उन परिस्थितियों पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें 2 महीने की अवधि की पुष्टि करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जब रिट अपीलकर्ता की सेवा विस्तार का आदेश मौजूद नहीं था। जिन छात्रों ने नीट एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने सामान्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के निदेशक और चयन समिति के सचिव मॉप अप काउंसलिंग आयोजित करने के लिए प्रबंधन सीटों के लिए और सीट मैट्रिक्स के अनुसार रिक्त घोषित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.